नमस्कार दर्शकों, आलोक ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम शुभम आलोक है। ज्योतिष के एक बहुत महान ग्रंथ का यह कहना है कि ज्योतिष में भाव और भावेश का विचार किए बिना एक कदम भी चलना मुश्किल है, एक कदम भी चलना दुभर है। ऐसे में बात यह आती है कि भाव और भावेश का इस्तेमाल कैसे करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि लग्न में एक राशि होती है और लग्न की राशि के हिसाब से अगली अगली राशियां 12 भावों में स्थापित कर दी जाती हैं। उन भावों का स्वामी भावेश कहलाता है और एक भाव का स्वामी दूसरे भाव में जाने से और दूसरे भाव के स्वामियों से दृष्टि युति का संबंध रखने से कुंडली में योग और अवयोग की रचना करता है। उन योगा योगों के निर्णय से ही कुंडली में किसी फल निर्देशन पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन आज के समय में भाव और भावेश का जो एनालिसिस है, उसको देखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा सतही है। उसको थोड़ा सा और विस्तार में ले जाने की और इन डेप्थ ले जाने की और भीतर ले जाने की और गहराई से समझने की आवश्यकता है। उदाहरण तौर पर आपको एक बात बोलूं, पराशर ने यह जिक्र किया है कि अगर तृतीय भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा हो तो आदमी का वैवाहिक जीवन खराब होता है, तलाक की भी होता है। अब ऐसे में सोचने की बात यह है कि तृतीयेश का चतुर्थ भाव में होने से विवाह का क्या लेना देना। ये बात सुनने में बहुत अटपटी लगती है, लेकिन इसको अगर और गहराई से और विस्तार से समझा जाए तो वो बहुत ही अच्छा होगा। उदाहरण तौर पर ये देखें कि जो तृतीय भाव का स्वामी है वो सप्तम भाव से नवम भाव का स्वामी होगा। नवम भाव जो कि धर्म को दिखाता है। लग्न से अगर देखा जाए तो ये तृतीय भाव है जो कि पराक्रम को दिखाता है। जब तृतीयेश चतुर्थ भाव में चला जाता है तो इसका मतलब यह है कि आदमी का जो पराक्रम है तृतीय भाव से जिसे हम देखते हैं वो सुख में, आराम में, चतुर्थ भाव आराम को दर्शाता है, वो आराम के भाव में चला गया। मतलब कि व्यक्ति बहुत अधिक पराक्रमी नहीं है, उसने अपने पराक्रम को आराम दे दिया, वो अपने पराक्रम का प्रदर्शन नहीं करता। क्योंकि सप्तम भाव से नवम भाव है, लग्न से तृतीय भाव है, तो यहां पर यह बात निकल करके आती है कि आदमी को अपने विवाह के धर्म में, नवम भाव धर्म को दर्शाता है, सप्तम भाव से नवम भाव है तृतीय भाव, व्यक्ति को अपने विवाह के धर्म में बहुत ही कर्मठ और बहुत ही कर्मशील जुझारू होना चाहिए। क्योंकि इसका स्वामी चतुर्थ भाव में जाकर के आराम पसंद हो गया, अतः ऐसे मामलों में कभी कभी व्यक्ति उतना कर्मठ, उतना जुझारू अपने विवाह के धर्म को पालन करने में नहीं हो पाता जितने की आवश्यकता है। अतः वैवाहिक जीवन में दुख पराशर ने ये बात बोली है। अगर इस श्लोक की हम गहराई में जाएं तो हमारे सामने एक नियम निकल कर आता है। वो नियम यह है, किसी भी भाव का स्वामी लग्न से किसी भाव में बैठा होगा। अब यहां पर जो भाव का स्वामी है वो लग्न से भी किसी भाव में बैठा है और अपने भाव से भी किसी भाव में बैठा है। ज्योतिष में पत्रिका देखने का एक प्रकार यह भी है कि भावेश अपने भाव से कहां गया है, हम इसका भी विचार करें। लेकिन भावेश लग्न से कहां है और भाव से कहां है, इन दोनों के विचार में सामंजस्य बैठा बहुत थोड़ी टेढ़ी खीर है, लेकिन बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। और इसके बिना ज्योतिष में हम भावाधिपति के दूसरे भावों में जाने के फल को वैसा नहीं समझ सकते जैसा कि हमें समझना चाहिए। सप्तम भाव को मूल बिंदु लेकर के आगे का मैं विश्लेषण करूंगा। लग्न से शुरू करते हैं। अगर सप्तमेश लग्न में बैठा हो तो लग्न व्यक्ति के व्यक्तित्व को दिखाता है। सप्तमेश क्योंकि लग्न में है तो वो सप्तम भाव से सप्तम में है, मतलब विवाह के भाव से विवाह में है। लग्न आदमी की बुद्धि और बौद्धिक क्षमता को भी दर्शाता है। जब सप्तमेश लग्न में होता है उस मामले में व्यक्ति को अपनी पर्सनैलिटी, अपना व्यक्तित्व विवाह के बाद बदलना पड़ता है।
लग्न जो है कि वो आदमी का ईगो, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, स्वाभिमान को भी दर्शाता है। तो स्वाभिमान नहीं इसको बोलेंगे, घमंड बोलेंगे नेगेटिव टर्म में, है ना, आदमी के घमंड को भी दर्शाता है। तो जब सप्तमेश लग्न में हो तो व्यक्ति को अपने हठ धर्मिता को, अपने घमंड को बदलना होता है। अपने व्यक्तित्व से हठ धर्मिता और अपना जो है कि ईगो हटाना पड़ता है, अगर उसे शादी के सुख प्राप्त करने हैं तो। अगर व्यक्ति ऐसा ना करे तो उसका वैवाहिक जीवन बहुत मधुर नहीं रहता, कभी कभी तलाक संबंधी विच्छेद तक की भी नौबत आ जाती है। मैं मुख्य बात यहां पर यह कहना चाह रहा हूं कि किसी भी भाव का स्वामी किसी भी दूसरे भाव में, चाहे वह भाव कितना भी अच्छा क्यों ना हो, खराब फल दे सकता है, बुरे फल दे सकता है, अगर आदमी वो भाव और भावेश जो बात कहना चाहते हैं उसका पालन ना करे। ज्यादातर आपने यह नियम पढ़ा होगा कि सप्तमेश अगर चतुर्थ भाव में होगा तो विवाह का सुख मिलेगा, कि सप्तम भाव विवाह का है और चतुर्थ भाव सुख का है। लेकिन आप बहुत सारी ऐसी पत्रिका देखेंगे जहां पर कि सप्तमेश चतुर्थ भाव में बैठा है, फिर भी शादी टूट गई, फिर भी विवाह विच्छेद हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि व्यक्ति उस चीज को नहीं मान रहा, उस चीज को नहीं कर रहा जो करना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में तो विवाह टूटेगा ही। इसलिए देखिए, ज्योतिष में कोई भी योग जो व्यक्ति की पत्रिका में है वो अच्छा भी काम कर सकता है और बुरा भी काम कर सकता है। निर्भर इस बात पर करता है कि आप उसे हैंडल कैसे करते हैं, आप उसे देखते कैसे हैं, आप उसका सामना कैसे करते हैं। एक बुरा मौका एक अवसर में भी तब्दील हो सकता है और एक अवसर एक बुरे मौके में भी तब्दील हो सकता है। इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसको देखते कैसे। आगे चलते हैं और मुख्य प्रिंसिपल जो होगा वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि इस पे मेरी क्या राय है, मेरी क्या सोच है इन सप्तमेश के विभिन्न विभिन्न भावों में होने का सार संक्षेप निकल करके क्या। अगर सप्तमेश द्वितीय भाव में देखिए, लग्न से द्वितीय भाव है, परिवार को दर्शाता है। सप्तम भाव से अष्टम भाव है, मृत्यु को दर्शाता है, ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। तो इस मामले में व्यक्ति को शादी के बाद, अष्टम भाव है जैसा कि मैंने बोला, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव को दर्शाता है। द्वितीय भाव है, परिवार को दर्शाता है। ज्यादातर जब सप्तमेश द्वितीय भाव में होता है, ऐसे मामले में व्यक्ति का पति पत्नी जो कोई भी हो, वो व्यक्ति के परिवार के साथ ठीक से तालमेल नहीं बिठा पाता। इस मामले में व्यक्ति को यह करना चाहिए कि अपने पति या पत्नी का साथ देना चाहिए और अपने परिवार वालों और अपने पति पत्नी के बीच में सामंजस्य बिठाने का प्रयास करना चाहिए। अगर अपनी पति पत्नी और परिवार वालों के बीच में सामंजस्य बिठाने का यह व्यक्ति प्रयास नहीं करेगा तो सप्तम भाव के फल खराब होंगे। दूसरी जगह पर सप्तम भाव, द्वितीय भाव धन को भी दर्शाता है और सप्तम भाव से अष्टम है जो कि गुप्त धन को भी दर्शाता है। ऐसे मामले में व्यक्ति को बुरे समय के लिए पैसे बचा करके रखने चाहिए, क्योंकि ज्यादातर ऐसे मामलों में जहां सप्तमेश द्वितीय भाव में हो, शादी के कुछ समय बाद ही आर्थिक तंगी, काम व्यवसाय नौकरी को लेकर के समस्या देखने में आती है। और ऐसे में अगर व्यक्ति ने पहले से पैसे नहीं बचा करके रखे, नहीं जोड़ करके रखे, तो वैवाहिक जीवन का उस समय के लिए चलना थोड़ा कठिन हो जाता है। तृतीय भाव के बारे में मैं पहले ही उदाहरण में बात कर चुका हूं। चतुर्थ भाव की जहां पर बात करें तो जब सप्तमेश चतुर्थ भाव में होता है तो लग्न से चतुर्थ भाव सुख, शांति, मानसिक शांति, घर परिवार, माता, जमीन, आराम इत्यादि दर्शाता है। सप्तम भाव से दशम भाव है जो कि व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, व्यक्ति का मान सम्मान इत्यादि दर्शाता है। सप्तम भाव से दशम में सप्तमेश के होने से इन मामलों में व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है वो बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही ज्यादा उम्मीदें रखता है और अपने मान सम्मान को लेकर के बहुत सजग, बहुत सचेत, बहुत क्रिटिकल होता है। यहाँ कोई ऐसा जीवन साथी नहीं है जिसे कोई कुछ कह दे और वो चुपचाप से सुन ले। बहुत ही मुखर व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है। इस वजह से क्योंकि ये लग्न से चौथा भाव है, तो ऐसे में व्यक्ति को अपने जीवन साथी की ढाल बनना चाहिए, अपने जीवन साथी को पग पग पर जो है कि साथ देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। और चाहे
जीवन साथी गलत भी कह रहा हो, जब वो कह रहा है तब 4 लोगों के सामने उसे बुरा बोलने से, डांटने से, उसका तिरस्कार करने से बचना चाहिए। ज्यादातर जब सप्तमी चतुर्थ भाव में होता है तो विवाह इसी वजह से टूटते हैं कि जीवन साथी ने अगर कोई गलत बात कह दी या कुछ गलत कह दिया तो व्यक्ति उसे सबके सामने ही बुरा भला कहने, यहाँ तक कि कभी कभी मारने पीटने भी लग जाता है। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और सप्तमेश के चतुर्थ भाव में रहने से देखिए, विवाह का एक नियम अगर आप संस्कृत के ग्रंथों को देखें तो विवाह में एक मुख्य बात यह भी कही जाती है कि पति पत्नी अगर कभी कुछ गलत कह दे, कोई अरुचिपूर्ण बात कह दे, तो उसे सबके सामने ना कुछ कह के अकेले में उससे वार्तालाप करके नियम, अकेले में उससे वार्तालाप करने का नियम है। पति पत्नी के संबंधों के बीच में यही गोपनीयता है जो इसे बरकरार रखती है, वो आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि ज्यादातर ऐसे मामलों में जहां सप्तमी चतुर्थ भाव में होता है, व्यक्ति अपने जीवन साथी को हर चीज के लिए खुला छोड़ देता है, या बोले कि कुछ ऐसी प्रवृत्ति उस व्यक्ति की होती है कि जीवन साथी अपने काम खुद ही कर लेगा, जबकि होना दरअसल ये चाहिए, क्योंकि लग्न से चतुर्थ भाव में है तो आप अपने जीवन साथी को जो भी वो करना चाहता है उसके लिए हर प्रकार की भौतिक मानसिक सुख सुविधा और एक उपयुक्त माहौल उत्पन्न करके दें, बना करके दें, ताकि वो जीवन में आपको पा करके धन्य और कृतकृत्य महसूस करे। जब सप्तम चतुर्थ भाव में होता है उस मामले में अगर आप पति या पत्नी अपने आप को आपसे शादी करके धन्य महसूस नहीं करता तो कहीं ना कहीं वो आगे चल करके कुछ सालों बाद समस्या बनती है। चतुर्थ भाव में सप्तम से अच्छा होता है, इसलिए इस मामले में ज्यादातर क्या होता है कि शादी के तुरंत बाद शादियां 5, 6, 7, 8, 10, 12 साल बाद टूटती हैं, जो कि और ज्यादा हृदय विदारक और ज्यादा समस्या उत्पन्न करता है। अगर सप्तमेश पंचम भाव में हो तो सप्तम भाव से लाभ, आय, मान सम्मान, तरक्की के एकादश भाव में होता है और लग्न से पंचम भाव में होता है। ज्यादातर सप्तमेश के पंचम भाव में होना विवाह इत्यादि के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। और मैं अपने कोर्सेज में अपने बच्चों को ज्यादातर यही पढ़ाता हूं कि अगर सप्तमेश पंचम में हो या पंचमेश सप्तम में हो, ऐसे में या तो व्यक्ति का विवाह नहीं होता या विवाह में देरी होती है, विवाह हो जाए तो संतान नहीं होती, और संतान होती है तो वो लायक संतान नहीं होती, नालायक संतान होती है। अतः विवाह का हर प्रकार से संपूर्ण सुख जो है सप्तमेश के पंचम भाव में या पंचमेश के सप्तम भाव में होने से प्राप्त नहीं होता। लग्न से देखा जाए तो संतान का, मंत्र का, ज्ञान का, बुद्धि का, विद्या का, मंत्रत्व का यह पंचम भाव है। जब सप्तमेश पंचम भाव में होता है ऐसे मामले में व्यक्ति को अपने पति या पत्नी को अपने जीवन का सारा हक दे देना चाहिए। ट्रांसफरेंस ऑफ पावर जिसे हम कहते हैं, अपने जीवन की बागडोर जीवन साथी को देना और जीवन साथी के सलाह मशवरे के हिसाब से ही जिंदगी में काम करना, ये बहुत आवश्यक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वैवाहिक जीवन मधुर नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे मामले में व्यक्ति को अपने जीवन साथी को समय समय पर क्या चीज कैसे करनी चाहिए, किसी चीज को करने का बेहतर तरीका क्या है, इसके बारे में जानकारी भी देनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि ऐसे मामले में व्यक्ति को अपने जीवन साथी को बौद्धिक सहायता और बौद्धिक परामर्श देते रहना चाहिए। अगर सप्तमेश छठे भाव में हो तो सप्तम भाव से द्वादश भाव में होता है माफ कीजिएगा, और लग्न से छठे भाव में होता है। लग्न से उच्च है लेकिन सप्तम भाव से व्यय का द्वादश भाव है। ऐसे मामले में व्यक्ति का जीवन साथी ज्यादातर ऐसी चीजों पर ध्यान लगा करके बैठा होता है जिसे वो ना तो बदल सकता है ना ही उसके बारे में कुछ कह सकता है। ऐसे मामले में व्यक्ति स्वयं को संयमित रखते हुए अपने जीवन साथी को हल्का हल्का विचार विमर्श और बातचीत के द्वारा उसका ध्यान जीवन की बुराइयों से हटा करके अच्छाइयों की तरफ लाने में लगाए, ये पहली बात। दूसरी बात, सप्तमेश जब छठे भाव में होगा तो जीवन साथी शादी के तुरंत बाद ही किसी बुरे दौर से गुजरेगा। आर्थिक बुरा दौर, मानसिक बुरा दौर, पारिवारिक बुरा दौर, किसी भी प्रकार का बुरे दौर से गुजरेगा। और उस बुरे दौर में उसके पति या पत्नी को, जो भी व्यक्ति है जिसके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, उसको उस बुरे दौर में अपने पति पत्नी का भरपूर सहयोग देना चाहिए। अन्यथा उस समय पर सहयोग ना देना
बाद में कहीं ना कहीं जाकर के समस्या बन सकती है। ऐसे मामले में जब सप्तमेश छठे भाव में हो, ऐसे मामले में ज्यादातर पति पत्नी व्यक्ति के परिवार से थोड़ा कटे कटे रहते हैं, थोड़ा दूर दूर रहते हैं। ऐसे मामले में पति या पत्नी के ऊपर दबाव ना बना करके, उनकी बात को समझ करके और हल्के हल्के प्रयास के द्वारा पति पत्नी और परिवार के सदस्यों के बीच में एक संबंध स्थापित करने की कोशिश की जानी चाहिए। जब सप्तम भाव में होता है तो वो सप्तम से तो लग्न में बैठा है, लेकिन लग्न से सप्तम में बैठा है। ऐसे मामले में व्यक्ति के जीवन साथी का एक अपना ही व्यक्तित्व होता है, अपनी विचारधारा होती है, अपना सोच होता है। जीवन साथी थोड़ा घमंडी भी होता है और किसी की भी बात को बर्दाश्त ज्यादातर नहीं करता। ऐसे मामले में व्यक्ति को अपने जीवन साथी का अधिकाधिक सहयोग करना चाहिए, उसकी बात को समझना चाहिए, कभी भी उसे किसी भी चीज के लिए सामने से मना नहीं करना चाहिए, जबकि बाद में समझा करके, बहला फुसला करके, सलाह मशवरे के द्वारा उसको किसी चीज के फायदे और नुकसान बता करके आराम से और प्यार से मना करना चाहिए। अगली बात ये कि लग्न से सप्तम भाव में सप्तमेश होने के कारण या सप्तम भाव में ही सप्तमेश होने के कारण ज्यादातर ऐसे मामलों में जीवन साथी को एक निश्चित समय के बाद, बोले 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद एक ब्रेक की, रोजमर्रा की जिंदगी से छुट्टी लेकर के कुछ अलग करने की इच्छा भी होती है। इस वजह से व्यक्ति को, जिनका सप्तमी सप्तम भाव में हो, वैसे लोगों को अपने जीवन साथी के लिए हर 4 महीने में, हर 6 महीने में, हर साल में एक बार कुछ समय अकेले में, जहां सिर्फ वो और वो उनके जीवन साथी ही हो, ऐसा समय निकालना चाहिए। कहीं पर छुट्टियां मनाने जाना इत्यादि ऐसी चीजें, इसी चीजों के द्वारा। जब सप्तमेश अष्टम भाव में होता है तो वो सप्तम से द्वितीय भाव में होता है और लग्न से अष्टम भाव में होता है। ऐसे मामले में जीवन साथी का अपने घर परिवार के द्वारा बहुत ज्यादा लगाव होता है। इस मामले में व्यक्ति को भी बढ़ चढ़ करके जीवन साथी के घर वालों के साथ जो है कि अच्छा संबंध स्थापित करना चाहिए और घर वालों के साथ आना जाना लगातार बनाए रखना चाहिए। ऐसे मामले में कभी कभी जीवन साथी जो है वो बोलना कुछ और चाहता है, बल्कि बोल कुछ और देता है। कभी कभी बोलने में गड़बड़ी इत्यादि हो जाती है। इस वजह से व्यक्ति को स्वयं अपने जीवन साथी के कटु वचनों का, कटु शब्दों का थोड़ा सा दरकिनार करते हुए जो है कि उसको ठीक से समझना चाहिए और किसी छोटी छोटी बात को बड़ा विषय नहीं बनाना चाहिए। ज्यादातर ऐसे मामलों में जब सप्तम अष्टम भाव में होता है तो अपनी बात ठीक से ना रख पाने के कारण वैवाहिक जीवन में कटुता उत्पन्न होती है। जब सप्तमेश नवम भाव में हो, ऐसे मामले में जीवन साथी बहुत उद्यमी होता है और उसके उद्यम की वजह से व्यक्ति को लाभ भी होता है। ज्यादातर सप्तमेश के नवम भाव में होने के मामले में व्यक्ति का जीवन साथी अपना अलग से कुछ करने की इच्छा रखता हो। अगर पत्नी है तो काम इत्यादि करने की इच्छा रखती हो, अगर पति है तो अपनी नौकरी छोड़ करके बिजनेस इत्यादि करने की ऐसी इच्छा रखता हो, ऐसा होता है। व्यक्ति को अपने जीवन साथी को भरपूर सहयोग करना चाहिए। जीवन साथी के काम करने से और जीवन साथी की प्रोफेशनल फील्ड में एक्टिव होने से व्यक्ति को अंततः लाभ ही होता है। खास तौर पर ऐसे मामले में व्यक्ति को, देखिए किसी भी मामले में व्यक्ति को अपने वैवाहिक धर्म को तोड़ करके बाहर नहीं जाना चाहिए, है ना। विवाह का जो धर्म है उसको हमेशा ही जो है कि पालन करना चाहिए। पर स्त्री संबंध इत्यादि ऐसी चीजें, पर स्त्री पर पुरुष संबंध इत्यादि ऐसी चीजें तो कभी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसमें भी क्योंकि यहाँ पर नवम भाव है तो विवाह के धर्म में केवल यही नहीं होता कि आप पर स्त्री पर पुरुष संबंध ना बनाए और एक पतिव्रत धारण करें, केवल यही विवाह के जो है कि धर्म में नहीं होता। विवाह का धर्म ये भी होता है कि आप अपने जीवन साथी की आर्थिक, मानसिक, सामाजिक तौर पर इज्जत करें, सहयोग करें, साथ दें। इन चीजों को ध्यान में इस मामले में रखना चाहिए, अन्यथा वैवाहिक जीवन में जो है कि परेशानियां देखने में आती हैं। जब सप्तमेश चतुर्थ भाव में होता है, ऐसे मामले में जब सप्तमेश दशम भाव में होता है तो सप्तम से चतुर्थ में, लग्न से दशम में होता है। ऐसे मामले में व्यक्ति को अपने जीवन साथी का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ज्यादातर ऐसे मामलों में मैं कहता हूं कि व्यक्ति को जो जीवन साथी मिला है वो पिछले जन्मों के कर्मों के कारण मिला है। अब क्योंकि पिछले जन्म के कर्मों के कारण मिला है, इस वजह से ऐसे वैवाहिक जीवन में ज्यादातर शादी के तुरंत बाद बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी परेशानी, बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति, बहुत बुरा समय ज्यादातर उत्पन्न हो जाता है। यही फल सप्तमेश के चतुर्थ भाव में रहने पर भी होता है। कहना अगर उस समय भूल गया हूं तो इधर से उधर मिला लें उसको।
है ना। ऐसे मामले में व्यक्ति को अपने जीवन साथी को जब वो बुरे दौर से गुजर रहा हो तो डट करके उसका साथ देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उनका जीवन साथी हमेशा किसी न किसी काम में संलग्न हो, हमेशा किसी न किसी काम में लगा रहे। और ऐसे मामले में विशेष तौर पर व्यक्ति अपने जीवन साथी को अपने प्रोफेशनल अपने सामाजिक दायरे में अगर ना ले जाता हो तो समस्या होती है। ऐसे मामले में जब सप्तमेश दशम भाव में होता है तो पत्नी पति की हमेशा समकक्ष रहना चाहती है, या पति पत्नी के जो मतलब जीवन साथी हमेशा आपके समकक्ष रहना चाहते हैं। इस वजह से आप जहां कहीं पर भी जाए, दोस्तों मित्र इत्यादि जिस किसी के पास भी जाए, वहां पर अपने जीवन साथी को जरूर लेकर के जाए। अपने जीवन साथी को भी अपने दोस्तों, ऑफिस के कर्मचारियों, बिजनेस के लोगों से उनको भी जो है कि मेल मिलाप करा करके रखें। पति पत्नी जीवन साथी जो भी है उनको ऐसा ना महसूस हो कि ये व्यक्ति कुछ काम मेरे बिना अकेले ही करता है, कुछ जगहों पर ये मुझे ले जाना पसंद नहीं करता इत्यादि। ऐसा जीवन साथी को नहीं लगना चाहिए अगर सप्तमेश दशम भाव में है। अगर सप्तमेश एकादश भाव में हो, ऐसे मामले में सप्तम भाव से पंचम भाव और लग्न से एकादश भाव होता है। ऐसे मामले में जीवन साथी को मान सम्मान चाहत प्रेम की भावना होती है और व्यक्ति को ये चीजें जीवन साथी को देनी चाहिए। इसके साथ ही जीवन साथी बहुत उद्यमी होता है और उसके विचार बहुत ही थॉटफुल, बहुत ही सोचने विचार करने वाला जीवन साथी होता है और व्यक्ति को अपने जीवन साथी के विचारों और आइडियाज का मान सम्मान रखते हुए अपने जीवन को उनके जीवन साथी के विचारों के हिसाब से, जीवन साथी की सोच के हिसाब से बदलना, और अगर बदलना संभव ना हो तो कम से कम ढालना तो चाहिए। ऐसे मामले में जब सप्तमेश एकादश भाव में बैठा हो, ऐसे मामले में अपने जीवन साथी की सलाह को दरकिनार और नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आप इनको दरकिनार और नजरअंदाज करेंगे तो आप अपने वैवाहिक जीवन का पूर्ण सुख नहीं ले पाएंगे। देखिए यहाँ पर एक और चीज है, मैं इसको सिर्फ ये नहीं कह सकता कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो वैवाहिक जीवन कटु हो जाएगा, सिर्फ ऐसे मैं इस बात को कह नहीं सकता। मुझे एक यह भी इसमें साथ में जरूर ही कहना पड़ेगा, अवश्य ही कहना चाहिए कि मान लीजिए सप्तमेश एकादश भाव है, तो आपने शादी की, पति पत्नी जो कुछ भी है उसकी कुंडली में कुछ राजयोग है, अच्छे फल है, और हम सब चाहते हैं कि वो अच्छे फल हमें भी मिले। ज्योतिष में पति किस महिला से शादी करके पति को राजयोग हो जाएगा, किस महिला से शादी करके पति धनी हो जाएगा, इसका भी बहुत विचार है। और बोले कि गुण मिलान में तो यह चीज बहुत आवश्यक भी है। मेरे गुरु ने मुझे कहा था कि अगर सोचो एक व्यक्ति की कुंडली में गरीब होने का योग है तो उसकी कुंडली तुम किस महिला से मिलाओगे, वो जिसकी कुंडली में गरीब होने का योग है या वो जिसकी कुंडली में अमीर होने का योग है? मैंने कहा गुरुदेव उससे मिलाएंगे जिसकी कुंडली में अमीर होने का योग। गुरुदेव ने कहा बिल्कुल, यही हमारा अप्रोच है, यही बात हमें करनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति की पत्रिका में निर्धन होने गई और दूसरे की पत्रिका में धनी होने गई है, तो जब दोनों की पत्रिका को मिलाया जाएगा तो धनी व्यक्ति की वजह से, जो धनी पति या पत्नी की वजह से इस व्यक्ति के भी जीवन में धन आएगा, जिस वजह से ये अपना जीवन यापन ठीक से कर सके। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो पत्नी की कुंडली में बहुत सारे, जीवन साथी की कुंडली में, केवल पत्नी नहीं, पति की कुंडली में भी है ना, पति पत्नी किसी की भी कुंडली में बहुत सारे ऐसे राजयोग और अच्छे योग हैं जो आपको फल देने के लिए तैयार ही बैठे, बशर्ते कि आप वो करें जो इस वीडियो में मैं सप्तमेश के अलग अलग भावों में होने से जो बात मैं कह रहा हूं वो चीज आप करें। अगर सप्तमेश एकादश भाव में है तो पत्नी के विचार जो है वो बहुत ही उन्नत कोटि के हैं, और आप एक बार पत्नी के विचारों के हिसाब से, पत्नी के दिमाग के हिसाब से काम करने लगेंगे तो जीवन में आपकी तरक्की, आपकी सुख सुविधा, आपकी धन दौलत, मान सम्मान अगर दुगना नहीं हो गया तो आप मुझे कहिए। ये बात है कि पत्नी की बात मानने में कोई रोक टोक नहीं करनी, ना नुकुर नहीं करना। ऐसा नहीं कि पत्नी ने कुछ बोला लेकिन हमने अपनी बुद्धि के हिसाब से उसको ऐसा समझा वैसा समझा और नहीं किया, ऐसा टालम टोल। आखिरी भाव पर चलते हैं। अगर सप्तमी से द्वादश भाव में हो, इस मामले में पत्नी या पति को जीवन में जो है कि तरक्की करने की, आगे बढ़ने की इच्छा होती है, जिसमें व्यक्ति को उनका भरपूर सहयोग करना चाहिए। ऐसे मामले में पति पत्नी अपने दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा फालतू की समस्याएं, उलझने, टेंशन ले सकते हैं, उससे उनको बचाने का भरपूर प्रयत्न करना चाहिए। और जीवन साथी किसी भी बुरे दौर से, मानसिक शारीरिक किसी भी बुरे दौर से गुजर रहा हो तो उसको उनको
सहयोग देना चाहिए और उनकी दुविधा को, उनके संकट को, उनकी मुसीबत को, उनकी प्रॉब्लम को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। ज्यादातर ऐसे मामलों में व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने पति पत्नी को जितनी जिम्मेदारियों से निवृत्त और मुक्त कर सके उतनी जिम्मेदारियों से निवृत्त और मुक्त करके रखे। और सप्तमेश, क्योंकि लग्न से द्वादश भाव है और सप्तम से छठा भाव है, इस मामले में व्यक्ति को अच्छे मधुर वैवाहिक जीवन के लिए अपने बहुत सारे विचारों, बहुत सारी सोच, बहुत सारी रूढ़िवादिता को बदलना भी पड़ सकता है, जिसे करने के लिए उसको तैयार रहना चाहिए। ये सप्तमेश के द्वादश भाव में फल हो गए। और यहाँ पर ये मैंने क्यों बताया, इसके पीछे की दो वजह मैं आपको बहुत पहले शुरुआत में वीडियो के बोल चुका हूं कि सर्वप्रथम तो ये कि अगर आप इस हिसाब से अपने वैवाहिक जीवन को नहीं चलाए तो वैवाहिक जीवन कटु हो जाएगा, संबंध विच्छेद, तलाक तक की नौबत आ सकती है। मुख्य मैं ये बात कह रहा हूं कि जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया था कि ज्यादातर सप्तमेश अगर चतुर्थ भाव में हो तो हम उसे अच्छा मानेंगे, भाई चलो लग्न से चतुर्थ है, सप्तम से दशम है, अच्छा है। लेकिन मैंने अपने 12-13 साल से अब मैं कुंडली देखते हुए, मुझे हो गया बहुत समय हो गए कुंडली देखते हुए, मेरे कंप्यूटर में शायद 6-7 हजार कुंडलियां सेव है जो मैंने देखी हैं। उसमें मैंने ये पाया है कि कभी कभी सप्तमेश चतुर्थ भाव में रहता है तो शादी टूट जाती है, कभी कभी सप्तमेश चतुर्थ भाव में रहता है तो नहीं टूटती, बहुत अच्छी शादी होती है। अब इसमें देखिए और नियम तो है ही कि पूरे ग्रहों का प्रभाव है जी, नवांश में कैसे स्थिति है, इत्यादि इत्यादि, ये सब बातें तो है। लेकिन कभी कभी हजार में से एक ऐसी कुंडली देखने को आपको मिलेगी जहां पर कि बुरे से बुरा योग होते हुए भी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बड़ा मधुर चल रहा है, और अच्छे से अच्छा योग होते हुए भी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत खराब चल रहा है। तो मैंने पिछले 12 सालों में अपने क्लाइंटों से, उन लोगों से बहुत बात की विस्तार में जाकर के, जिनका कि खराब से खराब योग होने पर भी वैवाहिक जीवन मधुर चल रहा है। गौरतलब उसमें ऐसी बातें हैं कि भाई शुभ मुहूर्त में शादी की, शादी के समय दशांतर दशा अच्छी थी, या केवल पति के कुंडली में ही सप्तम भाव का फल खराब दिख रहा है, पत्नी की कुंडली में बहुत अच्छा है, वो सब चीजें तो है। लेकिन पति की कुंडली में वैवाहिक जीवन खराब है, फिर उसका क्यों ठीक चल रहा है? उसके लिए मैंने उनसे विस्तार में जाकर के बात की, और वहां पर मैं विस्तार से बात करके ये समझा हूं कि सप्तमेश सप्तम भाव से जिस अवस्था में और लग्न से जिस अवस्था में है, वो जो बात कहना चाहता है, अगर उस बात को व्यक्ति पालन करे तो उसका वैवाहिक जीवन मधुर हो जाता है। क्योंकि चाहे ज्योतिष हो चाहे जीवन हो, ये सारा खेल समझने का है। अपनी बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से आदमी निर्जन में भी अवसर पैदा कर सकता है, बुरे समय में भी, बुरे समय को भी अच्छे समय में बदल सकता है, और अच्छे समय को भी बुरे समय में बदल सकता है। ये सारा खेल सोच का, बुद्धि का, समझ का, और आप किसी चीज को कैसे देखते हैं, कैसे हल करते हैं, इस बात का है। दूसरी बात मैंने यह बोली कि अगर आपकी पति पत्नी की कुंडली में कोई ना कोई राजयोग, धन योग इत्यादि होगा ही। अब आप भी चाहते हैं और कोई भी व्यक्ति चाहता है कि अगर मेरे पति या पत्नी की कुंडली में जो राजयोग, धन योग है, उसका फल, क्योंकि अब एक परिवार में 2 लोग हैं तो आधी मेरी पत्रिका है, आधी मेरी पत्नी की पत्रिका है, और हम दोनों की पत्रिका के जो भी अच्छे योग हैं वो साथ मिलकर काम करें तो दूना मजा आए, दुगुना मजा आए। अब जब हम चाहते हैं कि हमारी पति या पत्नी का राजयोग, धन योग इत्यादि हमारे जीवन में, ये नहीं कहूँगा मेरे जीवन में मुखरित हो, हमारे जीवन में मुखरित, हमारे जीवन में दिखें, मुखरित हो, अच्छा लगे, पुष्पित हो, पल्लवित हो, इस मामले में आवश्यक है कि सप्तमी अलग अलग भावों में जो बातें कह रहा है उस बात को आदमी फॉलो करे, उस बात को आदमी माने। इसी तरीके से आप जो है कि उसके सप्तमेश के सब पत्नी के, पति के अच्छे फलों को अपने जीवन और आप दोनों के जीवन में ला सकते हैं, और अपने जीवन को और सुखद और मधुर बना सकते हैं। जो फल मैंने सप्तमेश के अलग अलग भावों में बोले, वही फल शुक्र के भी अलग अलग भावों में रहने से माना जाना चाहिए, क्योंकि शुक्र वैवाहिक सुख को दिखाता है, शुक्र वैवाहिक सुख का कारक है। तो जो काम सप्तमेश से लिया जाता है वही काम जो है कि शुक्र से भी लिया जाना चाहिए। अब यहाँ पर मुख्य प्रिंसिपल क्या है, मेन बात क्या है, वह मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूं। उसके पहले, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि ज्योतिष में भावाधिपत्य के बिना एक पग भी चलना, भाव और भावेश के बिना एक पग भी चलना, एक भविष्यवाणी भी करना बहुत दुष्कर है। ये ज्योतिष के बहुत बड़े ग्रंथ का कहना। अब अगर भाव भावेश की बात करें तो भाव भावेश को विस्तार से बहुत किताबों में, जब मैं ये किताब कहता हूं तो संदर्भ ग्रंथ की बात करता हूं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्लासिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। मैं
आम लोगों की लिखी हुई, नए नवेले ज्योतिषियों की लिखी हुई किताबों की बात नहीं करता। ज्योतिष के संदर्भ ग्रंथों में, क्लासिक्स में 10-15 क्लासिक्स हैं जिन्होंने भावेश के अलग अलग भावों में फल को बहुत विस्तार से एनालाइज किया है, और उनमें बृहत्पराशर का नाम सर्वोच्च में गिना जाना चाहिए। लेकिन बृहत्पराशर के साथ मुसीबत ये है कि बृहत्पराशर की बहुत सारी बातें आपस में एक दूसरे से मेल नहीं खाती। बृहत्पराशर को आद्योपांत शुरू से अंत तक पढ़ा जाए तो पराशर अपनी ही बात को काटते हुए नजर आते हैं। इसमें पराशर का कोई दोष नहीं। इसमें दोष यह है कि पहली बात तो कि पराशर बोल रहे हैं और मैत्रेय सुन रहे हैं, तो लिख कौन रहा है? भगवत गीता में आपको पता है कि कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, संजय उसको देख रहे हैं, व्यास लिख रहे हैं, व्यास लिखवा रहे हैं, गणेश लिख रहे हैं। लेकिन बृहत्पराशर में ऐसी कोई बात दृष्टिगोचर नहीं होती कि लिख कौन रहा है, शायद किसी ने लिखा हो। उसके बाद बीच के दशक में, क्योंकि वारामिहिर बृहत्पराशर की बात करते हैं, लेकिन भट्टोत्पल कहते हैं कि हमने तो बृहत्पराशर कभी नहीं देखी। और बीच में 17वीं 18वीं सदी तक के ज्योतिषियों ने हमने तो बृहत्पराशर कहीं नहीं देखी, ऐसी बात बार बार कहती। फिर अचानक से बीच में बृहत्पराशर आ गई, अलग अलग लोगों को बृहत्पराशर की अलग अलग प्रतियां मिली। तो कुछ कहता है कि हमारी प्रति में ये लिखा है, कुछ कहता है हमारी प्रति में वो लिखा है। मूल तौर पे बृहत्पराशर की सर्वसम्मति से एक प्रति, एक मैन्युस्क्रिप्ट, एक कॉपी जो है कि नहीं है। अलग अलग कॉपियों में अलग अलग विषय हैं, और उस अलग अलग विषय में बहुत मतभेद है। और बृहत्पराशर को आद्योपांत पढ़ने से बृहत्पराशर में बहुत जगह पे कमियां भी देखने में मिलती है। आज बृहत्पराशर का जो स्वरूप है उसमें असली बात पराशर के द्वारा की क्या कही गई है, गलत बात क्या कही गई है, पराशर ने सही क्या कहा, बाद में क्या जोड़ दिया गया, कहां पर ट्रांसलेशन में, भाषांतर में गलती कर दी गई, इस चीज को ध्यान नहीं रखा गया। अतः जो पराशर हमारे सामने आज है बृहत्पराशर, वो जो है कि उसके उचित मूल स्वरूप में है नहीं, जिस वजह से कि पराशर बहुत जगहों पर अपनी बात को काटते हुए बृहत्पराशर में नजर आ जाते हैं। बहरहाल बृहत्पराशर के जब भाव अध्याय को आप भावेश के दूसरे विभिन्न भावों में फल को जब आप विस्तार से पढ़ेंगे, वहां पर आप देखेंगे कि पराशर ने एक बात जो है ना, जब हम ऋषि को पढ़ते हैं, देखिए परंपरा में मुझे जो पढ़ाया गया, परंपरा में जो बात समझते हैं कि जब कोई ऋषि कुछ पुस्तक लिखते हैं, ऋषि जब कोई बात लिखते हैं तो वो बात उतनी ही नहीं होती जितनी वो लिख रहे हैं। वो लिखने की पीछे की मंशा और वो ये लिखने के द्वारा क्या समझाना चाहते हैं, इन दोनों बातों को समझना बहुत आवश्यक है। तो बृहत्पराशर से मैं जो समझता हूं कि जब एक भाव का स्वामी किसी अन्य भाव में होता है तो दो स्थितियां बनती है। वो लग्न से किसी भाव में होता है और वो अपने भाव से किसी भाव में होता है। जैसे कि सप्तमेश को दशम भाव में माने, तो सप्तमेश सप्तम से चतुर्थ में है लेकिन लग्न से दशम में है। इस मामले में सप्तमेश सप्तम से चतुर्थ में है और लग्न से दशम में है, तो सप्तम भाव का विकास करने के लिए व्यक्ति को चतुर्थ भाव के जो फल है, चतुर्थ भाव के जो कारक तत्व है, उसको सप्तम भाव के मामले में लाना पड़ेगा, उसको मिक्स करना पड़ेगा। ये सप्तम भाव के विकास की बात है। अगर हम सप्तम भाव का विकास करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं उसकी, तो क्योंकि सप्तमेश अपने भाव से चतुर्थ में है, तो हमें चतुर्थ भाव जो जो बातें दर्शाता है उन चीजों को सप्तम भाव के मामलों से मिला करके देखना चाहिए। जैसे कि चतुर्थ भाव सुख है और सप्तम भाव जीवन साथी, तो जीवन साथी को सुख देना चाहिए। सप्तम भाव जमीन है, सॉरी चतुर्थ भाव जमीन है और सप्तम भाव जीवन साथी, तो अपने जीवन साथी के नाम पे कोई जमीन खरीद लेनी चाहिए। सप्तम भाव वाहन है, सॉरी चतुर्थ भाव वाहन है और सप्तम भाव जीवन साथी, तो अपने जीवन साथी को वाहन का सुख देना चाहिए। ये सब चीजें सप्तम भाव के विकास के लिए जरूरी है। वहीं पर लग्न से क्योंकि दशम भाव है, तो लग्न से दशम भाव होने की वजह से आप जब अपने जीवन साथी को ये सब चीजें दे देंगे, जब आप अपने जीवन साथी के नाम पे घर कर देंगे, जब आप अपने जीवन साथी को वाहन दे देंगे, जब आप अपने जीवन साथी को सब सुख सुविधा दे देंगे, मुसीबत जिम्मेदारियों से मुक्ति दे देंगे, बदले में आपको क्या मिलेगा? लग्न तो आप है, तो आपको क्या मिलेगा? लग्न से सप्तम से दशम में, तो आपको अपने काम में उन्नति मिलेगी। दशम भाव मान सम्मान है, तो आपको जीवन में मान सम्मान मिलेगा। दशम भाव उन्नति है, आपको उन्नति मिलेगी। दशम भाव एक प्रकार से धन भी दिखाता है, क्योंकि नौकरी का भाव है, तो आपके जीवन में धन में बढ़ोतरी होगी। तो मूलभूत बात यह हुई कि सप्तम भाव से जहां पर है
उस भाव को देखने से पता चलेगा कि सप्तम भाव की वृद्धि कैसे होगी, और लग्न से देखने पर पता चलेगा कि आपको क्या मिलेगा। अब जैसे छठा भाव ले लें, अगर सप्तमेश छठे भाव में हो तो आप मुझे बोलेंगे सर लग्न से छठे भाव में है तो हमें क्या शत्रु मिल जाएंगे? नहीं, छठा भाव उपचय भी तो है। उपचय का मतलब होता है वृद्धि। आपके जीवन में हर चीज की वृद्धि होगी, चाहे और वृद्धि होगी, अगर आप अच्छी चीजें अपने वैवाहिक जीवन को देंगे। क्योंकि सप्तम भाव से द्वादश भाव है, द्वादश भाव जिम्मेदारी से मुक्त होना भी दर्शाता है। तो आप जीवन साथी को जो जिम्मेदारी से मुक्त करेंगे तो आपको उपचय का फल मिलेगा, जीवन में वृद्धि का फल मिलेगा। वहीं अगर आप बुरी चीजें देंगे, जिसमें कि द्वादश भाव जो है पीड़ा भी दर्शाता, अगर आप अपने जीवन साथी जिम्मेदारी से मुक्ति दिखाता है तो जिम्मेदारी लादना भी दिखाता है। अगर आप अपने जीवन साथी को जिम्मेदारियों से लाद देंगे, पीड़ा पहुंचाएंगे, तो उस मामले में छठे भाव से जो ऋण रोग शत्रु है वो आपके जीवन में बढ़ने लगेंगे। तो जब सप्तमेश छठे भाव में होता है ना, तो छठे भाव के कुछ ना कुछ फल तो सप्तम भाव में आते हैं। अब ये आपका निर्णय है कि आप जो बुरे फल आ रहे हैं छठे भाव के सप्तम भाव में उसको कैसे रोकें, और कैसे उसको रोक करके आप आपदा को अवसर में बदलें। और मेरी बात को यकीन मानिए, उस आपदा को अवसर में बदलना, जिस भी भाव में सप्तमेश बैठा है उस भाव के अच्छे फल अपने प्रयासों के द्वारा अपने जीवन साथी को देना और महसूस कराना आपके जीवन में आपको इतनी उन्नति और तरक्की देगा जो कोई और उपाय आपको जीवन में कभी दे नहीं सके। ऐसी बहुत सारी चीजें बृहस्पति में हैं जिसे कि हम ठीक से जानते समझते नहीं। इसी बात को सोचते हुए ज्योतिष जगत का थोड़ा भला हो और लोग ठीक से ज्योतिष सीख पाए, क्योंकि आज के समय में ज्योतिष का जो स्तर है उस पर खैर कुछ कहना नहीं चाहता, लोग ज्योतिष ठीक से सीख पाए, इसी को सोच करके 23 मार्च से मैं एक बृहद पराशर पर कोर्स कर रहा हूँ, जिसका नाम मैंने पराशर सूत्र रखा है। यह कोर्स हिंदी भाषा में भी है। इसमें मैं 5 महीने में हर हफ्ते एक दिन हम क्लास लेंगे, ऑनलाइन क्लास होगी, उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। एक दिन हफ्ते में हम लोग ऑनलाइन क्लास लेंगे, क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसकी रिकॉर्डिंग जो है कि वो आपको उपलब्ध होगी। 23 मार्च से शुरू करके अगले 5 महीने तक मैं हर हफ्ते में एक क्लास बृहद पराशर पर लूंगा। तो 5 हफ्ते में 5 महीने में जो है कि 20 से 22 क्लास बनी। 22 क्लास में बृहद पराशर पर लूंगा, जहां पर शुरुआत से अंत तक, बृहद पराशर के शुरुआत से अंत तक पराशर के सारे नियमों को मैं विस्तार से समझाऊंगा। साथ में यह भी समझाता चलूंगा कि क्या पराशर का नियम है, क्या पराशर का नियम नहीं है, क्या बात में जोड़ दिया गया, क्या प्रक्षिप्त है, और विशेष तौर पर पराशर यह बात क्यों लिख रहे हैं, इसके लिखने के पीछे की पराशर की मंशा कैसी है, और इस बात के द्वारा क्या समझा जाना चाहिए। इन सब चीजों को मैं उस कोर्स में 5 महीने के कोर्स में 20-22 क्लास में सविस्तार समझाऊंगा। तो जो लोग ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं, ज्योतिष में भविष्यवाणी करना चाहते हैं, कुंडलियां अच्छे से देखना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, उनको अवश्य ही यह कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप मैंने जो वीडियो में बोला उसको पालन करके अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाएंगे। बहुत धन्यवाद।